आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा बहुत तेज चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और पत्ते इधर उधर उड़ रहे थे। गांव के बाहर दूर पहाड़ी पर एक बहुत पुरानी गुफा थी। वो गुफा बहुत बड़ी और अंधेरी थी। उस गुफा के बारे में गांव में बहुत सारी डरावनी कहानियां थीं। बूढ़े लोग कहते थे कि वहां कुछ है, लेकिन किसी ने कभी देखा नहीं था। बच्चे उस गुफा के पास जाने से डरते थे। माता पिता अपने बच्चों को समझाते थे कि वे कभी भी उस गुफा के पास ना जाएं। विक्रम अपने छोटे से घर में बैठा था। घर की दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर घास फूस था। उसकी पत्नी माया चूल्हे पर खाना बना रही थी। चूल्हे से धुआं उठ रहा था। घर में एक छोटा सा दिया जल रहा था जो कमरे को हल्की रोशनी दे रहा था। अरे बाप रे, ये हवा तो बहुत तेज है आज। ऐसी हवा तो कभी नहीं चली। कोई बात नहीं माया, शायद मौसम बदल रहा है। तभी बाहर से कुछ बहुत अजीब सी आवाज आई। वो आवाज किसी के रोने जैसी लग रही थी, लेकिन ये किसी सामान्य इंसान के रोने जैसी नहीं थी। ये आवाज बहुत दर्द भरी और डरावनी थी। आवाज पहाड़ी की तरफ से आ रही थी, जहां वो पुरानी गुफा थी। सुनाई दिया तुम्हें? ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, सुनाई दिया। लगता है पहाड़ी की तरफ से आ रही है। शायद कोई जानवर होगा। पहाड़ों में तो बहुत जानवर रहते हैं। नहीं विक्रम, ये किसी जानवर की आवाज नहीं है। ये तो किसी इंसान के रोने जैसी है। लेकिन कौन इतनी रात को पहाड़ी पर रोएगा? लेकिन वहां आवाज फिर से आई, इस बार पहले से भी ज्यादा तेज और डरावनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दर्द में हो। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। गांव की सभी गलियां बिल्कुल सुनसान थीं। कोई भी बाहर नहीं था। सब लोग अपने अपने घरों में थे। पहाड़ी की तरफ घना अंधेरा था। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। चलो अब सोते हैं माया, सुबह देखेंगे कि क्या बात है। रात को सोचने से कुछ नहीं होगा। लेकिन माया को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो पूरी रात करवटें बदलती रही और बेचैन रही। वहां आवाजें रुक रुक कर आती रहीं, कभी तेज तो कभी धीमी। माया ने कान बंद कर लिए, लेकिन फिर भी आवाजें सुनाई देती रहीं। अगले दिन सुबह सूरज निकला। मुर्गे बाग दे रहे थे। गांव के लोग अपने अपने कामों में लग गए। विक्रम अपने खेत में काम करने गया। तभी उसका दोस्त आर्यन तेजी से दौड़ता हुआ आया। विक्रम, विक्रम जल्दी आओ। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था और वहां हाँफ रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। बड़ी मुसीबत हो गई है। अरे क्या हुआ आर्यन? इतने घबराए क्यों हो? सांस तो ले लो पहले। विक्रम, कल रात मैं देर से घर लौट रहा था। मुझे पहाड़ी के पास से गुजरना पड़ा। मैंने उस गुफा के अंदर से बहुत अजीब आवाजें सुनी, बहुत डरावनी आवाजें। कैसी आवाजें थी आर्यन? क्या तुमने साफ सुना? हाँ विक्रम, बिल्कुल साफ। रोने की आवाज थी, चिल्लाने की आवाज थी और भी बहुत कुछ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दर्द में हो। मैं तो डर के मारे भाग आया। और एक बात विक्रम, गुफा के अंदर से बहुत ठंडी हवा आ रही थी। इतनी ठंडी कि मेरी हड्डियां तक जम गई। तुम्हें गलतफहमी हुई होगी आर्यन। रात में अंधेरे में कुछ भी हो सकते हैं। दिमाग भी गलत सोचने लगता है। नहीं विक्रम, कोई गलतफहमी नहीं थी। मैं बिल्कुल साफ सुन रहा था। कोई वहां जरूर है और मुझे पक्का यकीन है कि वो कोई इंसान नहीं है। इंसान की आवाज ऐसी नहीं होती। विक्रम को अब चिंता होने लगी थी। उसे कल रात की आवाज याद आ गई जो उसने और माया ने सुनी थी। शायद आर्यन सच कह रहा था। शाम के समय गांव के चौपाल पर कुछ लोग इकट्ठा हुए। सबने कल रात की आवाजों के बारे में बात की। हर किसी ने वो आवाज सुनी थी। कुछ लोग बहुत डरे हुए थे। बुढ़े दादा भी अपनी लाठी लेकर वहां आए। वे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्हें गांव की सभी पुरानी कहानियां याद थीं। मैं तुम सबको बहुत पहले से कह रहा हूं, उस गुफा के पास कभी मत जाओ, खासकर रात के समय।
लेकिन क्यों दादाजी, वहाँ क्या है? हाँ दादाजी, हमें बताइए। लेकिन वो गुफा तो खेतों के रास्ते में पड़ती है, हम वहाँ से कैसे ना जाएं? तो फिर दिन में जाओ, सूरज की रोशनी में जाओ, लेकिन रात में कभी नहीं। लेकिन क्या है वहाँ दादाजी, हमें बताइए। सुनो, मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। ये बात 50 साल पुरानी है। उस समय मैं जवान था। उस गुफा में एक औरत रहती थी। उसका नाम मंजरी था। वो बहुत अकेली रहती थी। गांव के लोग कहते थे कि वो जादू टोना जानती है। लोग उससे डरते थे। कुछ लोग कहते थे कि वो लोगों को बीमार कर देती है। कुछ कहते थे कि वो रात को निकलती है और अजीब काम करती है। सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। दादाजी की आवाज गंभीर थी। फिर एक दिन गांव के कुछ लोगों ने तय किया कि वे मंजरी को भगा देंगे। वे गुफा में गए और उससे बुरी तरह से मारा पीटा। मंजरी बहुत घायल हो गई। वो रोती रही और माफी मांगती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। लोग उसे मारते रहे। फिर वे उसे वहीं छोड़कर चले गए। फिर क्या हुआ दादाजी? उसके बाद किसी ने मंजरी को नहीं देखा। लोगों ने सोचा कि वो कहीं और चली गई। लेकिन कुछ दिनों बाद उस गुफा से अजीब आवाजें आने लगीं। रोने की आवाज, चीखने की आवाज। लोग समझ गए कि मंजरी वहीं मर गई थी। उसके घावों से वो बच नहीं पाई। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। वो अब भी उस गुफा में है। वो अपने दर्द को नहीं भूल पाई। तो क्या अब भी वो वहां है दादाजी? हाँ बेटा, उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। वो अब भी वहां है। इसलिए मैं कहता हूं कि रात को उस तरफ मत जाओ। दिन में भी सावधान रहो और गुफा के अंदर तो बिल्कुल मत जाना। सब लोग बहुत डर गए थे। गांव में हर जगह इसी बात की चर्चा होने लगी। अगले दिन शाम का समय था। सूरज डूबने वाला था। छोटा राजू अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर खेल रहा था। गेंद दूर उछलती हुई पहाड़ी की तरफ चली गई। अरे, मेरी गेंद वहां चली गई। वहां मत जाओ, गुफा वहीं है। लेकिन राजू बहादुर लड़का था। उसे किसी बात का डर नहीं था। अरे कुछ नहीं होगा, अभी तो दिन है, थोड़ी रोशनी है, मैं जल्दी आता हूँ। राजू दौड़ता हुआ गेंद लेने गया। वो पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पत्थर और झाड़ियां थीं। उसे चढ़ने में मुश्किल हो रही थी। फिर उसने ऊपर देखा। गुफा दिखाई दे रही थी। गुफा का मुंह बहुत बड़ा और काला था। बहुत डरावना लग रहा था। राजू ने इधर उधर देखा। उसे अपनी गेंद दिखाई दी। गेंद गुफा के बिल्कुल पास पड़ी थी। राजू धीरे धीरे वहां गया। उसने गेंद उठाई। जैसे ही वो मुड़ा, उसे गुफा के अंदर से बहुत ठंडी हवा महसूस हुई। इतनी ठंडी कि उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। साथ ही एक बहुत अजीब और बुरी दुर्गंध आई, सड़ी हुई चीजों जैसी गंध। राजू ने हिम्मत करके गुफा के अंदर देखा। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। कुछ भी दिख नहीं रहा था। लेकिन उसे एक अजीब एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे अंदर से कोई उसे देख रहा है, उसे ध्यान से घूर रहा है। फिर उसे सांस लेने की आवाज सुनाई दी। कोई अंदर सांस ले रहा था, धीरे धीरे लेकिन साफ। कौन है वहां? कोई है क्या? राजू की आवाज कांप रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सांस लेने की आवाज और तेज हो गई। अब वो तेज तेज सांस ले रहा था, जैसे कोई गुस्से में हो। राजू बहुत घबरा गया। उसने गेंद पकड़ी और भागते हुए नीचे की तरफ दौड़ा। वो इतना तेज भागा कि गिरते गिरते बचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सीधा विक्रम के घर गया। विक्रम बाहर बैठा था। विक्रम काका, गुफा में कोई है, सच में कोई है। अरे राजू बेटा, क्या हुआ? इतना क्यों घबराए हो? पानी पियो पहले। राजू ने पानी पिया। फिर उसने सब कुछ बताया। गेंद लेने गया था। गुफा के पास से ठंडी हवा आई और बहुत बुरी गंध भी। फिर मैंने सांस लेने की आवाज सुनी। कोई अंदर था।
मुझे साफ लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। माया भी बाहर आ गई थी। वो बहुत चिंतित थी। भगवान, ये लड़का वहाँ गया क्यों? कुछ हो जाता तो। राजू बेटा, अब कभी भी वहाँ मत जाना, कभी भी नहीं, समझे? बहुत खतरनाक है वो जगह। राजू ने सिर हिलाया। वो अभी भी कांप रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। विक्रम ने उसे घर पहुंचाया। रात का समय हो गया, अंधेरा छा गया था। विक्रम और माया सोने की तैयारी कर रहे थे। माया ने दरवाजा अच्छे से बंद किया, खिड़की भी बंद कर दी। तभी फिर से वही आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज पहले से बहुत ज्यादा पास से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुफा से निकलकर गांव में आ गया हो। आवाज अब बहुत तेज थी। विक्रम, ये आवाज तो बहुत पास से आ रही है। लगता है गुफा से कोई निकल आया। हाँ माया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। विक्रम ने हिम्मत करके दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर देखा। गली में घना अंधेरा था। चांद भी बादलों में छुपा हुआ था। दूर से आर्यन की लालटेन की रोशनी दिखाई दी। आर्यन भी अपने घर से बाहर आया था। वो भी डरा हुआ लग रहा था। विक्रम, ये क्या हो रहा है? आवाज बहुत पास से आ रही है। हाँ आर्यन, मुझे लगता है गुफा से कुछ निकल आया है। शायद वो यहाँ आ गया है। उन दोनों को अचानक बहुत तेज हवा का झोंका लगा। हवा इतनी ठंडी थी कि दोनों के शरीर ठंडे हो गए। हवा में वही भयानक दुर्गंध थी जो राजू ने बताई थी, सड़ी हुई चीजों की गंध। फिर उन्हें बहुत पास से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। कोई उनके बिल्कुल पास था, बहुत पास, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिख नहीं रहा था। विक्रम, ये क्या है? मुझे लग रहा है कोई यहाँ है, बिल्कुल पास, लेकिन दिख नहीं रहा। हवा और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके चारों तरफ घूम रहा है, तेजी से घूम रहा है। आर्यन की लालटेन की रोशनी कम होने लगी। लालटेन बुझने लगी। आर्यन भागो, जल्दी अंदर जाओगी। दोनों तेजी से अपने अपने घरों में घुस गए। विक्रम ने दरवाजा जोर से बंद किया। माया कोने में खड़ी कांप रही थी। उसका चेहरा भय से सफेद हो गया था। ये क्या था विक्रम? बाहर क्या है? पता नहीं माया, लेकिन जो भी है वो यहाँ है, हमारे गांव में आ गया है। बाहर से अब बहुत सारी अजीब आवाजें आने लगी। कभी रोने की आवाज आती, बहुत दर्द भरी आवाज। कभी किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज, पैरों को घसीटने की आवाज। लेकिन अभी भी कुछ दिख नहीं रहा था। सब आवाजें थीं, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। फिर अचानक उनके दरवाजे पर खड़खड़ाहट होने लगी। धीमी लेकिन लगातार खड़खड़ाहट, खट खट खट, बार बार, रुकती नहीं थी। विक्रम, दरवाजा मत खोलना, प्लीज मत खोलना। मैं नहीं खोलूंगा माया, तुम चिंता मत करो, हम चुप रहेंगे। खटखटाहट कुछ देर चलती रही, फिर रुक गई। लेकिन अब खिड़की पर आवाज आने लगी। कोई खिड़की को खरोच रहा था, नाखूनों से खरोच रहा था। खर खर की आवाज आ रही थी, बहुत डरावनी आवाज। दोनों डर के मारे एक दूसरे के पास बैठ गए। वे बिल्कुल चुप थे, बोल भी नहीं रहे थे। उनका दिल तेज धड़क रहा था। फिर उन्हें छत से आवाज आई। छत पर कोई चल रहा था। धीरे धीरे पैरों को घसीटते हुए छत से मिट्टी गिरने लगी। आवाजें लगातार आती रहीं। पूरी रात, कभी दरवाजे पर, कभी खिड़की पर, कभी छत पर। लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। सिर्फ आवाजें और वो भयानक ठंडी हवा और वो दुर्गंध, ये तीनों चीजें बताती थीं कि कोई वहां है। पूरी रात दोनों जागते रहे, एक पल भी नहीं सोए। सुबह हुई, मुर्गों ने बांग दी, सूरज निकला।
विक्रम ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जमीन पर कुछ अजीब निशान थे। ये पैरों के निशान नहीं थे, ये लंबी खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने लंबे नाखूनों से जमीन को खोदा हो। दरवाजे पर भी खरोच के निशान थे। आर्यन भी अपने घर से बाहर आया। उसका चेहरा बहुत थका हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं पूरी रात जागने से। विक्रम, पूरी रात नींद नहीं आई। वो चीज मेरे घर पर भी आई थी, वही आवाजें, वही खटखटाहट। हाँ आर्यन, मेरे घर पर भी यही हुआ। अब हमें कुछ करना ही होगा, ऐसे तो हम जी नहीं पाएंगे। दोपहर में विक्रम, आर्यन, बुढ़े दादा और राजू मिले। चारों बहुत चिंतित थे। दादाजी, अब हम क्या करें? हर रात यही होता रहेगा तो हम कैसे जिएंगे? मैं सोच रहा हूं मंजरी की आत्मा को कुछ चाहिए, वो कुछ ढूंढ रही है, इसीलिए वो गांव में आ रही है। लेकिन क्या चाहिए उसे दादाजी? अगर हमें पता चल जाए तो शायद हम कुछ कर सकें। मुझे एक बात याद आ रही है। जब लोगों ने मंजरी को मारा था, तब उसने कुछ कहा था। उसने कहा था कि उसकी एक बहुत कीमती चीज गुफा में रह गई है। वो उसे वापस लेना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। कौन सी चीज दादाजी? क्या था वो? एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ कुछ था। मुझे याद है उसने कहा था लाल कपड़ा। शायद कोई तावीज था या कोई गहना। उसके लिए बहुत कीमती था। तो क्या हमें गुफा में जाना होगा और वो चीज ढूंढनी होगी? हाँ आर्यन, लेकिन बहुत सावधानी से, और दिन में जाना जब सूरज आसमान में हो। रात में बिल्कुल मत जाना। अगले दिन दोपहर का समय था। सूरज पूरी ताकत से चमक रहा था। विक्रम और आर्यन गुफा की तरफ चले। बुढ़े दादा और राजू पहाड़ी के नीचे इंतजार करने लगे। दोनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन उन्हें जाना ही था। गुफा का मुंह बहुत बड़ा और डरावना लग रहा था। दिन में भी वो डरावनी लग रही थी। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। विक्रम ने मशाल जलाई। मशाल की रोशनी में गुफा की दीवारें दिखाई दीं। दीवारें गीली थीं, उन पर काई लगी हुई थी। दीवारों पर बहुत सारे खरोंच के निशान भी थे, लंबे और गहरे निशान। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। गुफा अंदर से बहुत लंबी थी। चलते चलते उन्हें कोना दिखा। वहां पुराने फटे कपड़े पड़े थे, कुछ टूटे बर्तन भी थे। यहां कोई रहता था। ये मंजरी की जगह थी। आर्यन, यहाँ देखो, यहाँ कोई रहता था। ये सब चीजें देखो। हाँ विक्रम, यहीं वो रहती होगी। अब लाल कपड़ा ढूंढो, जल्दी करो। दोनों ने वहां ढूंढना शुरू किया। उन्होंने सब चीजें देखी। तभी आर्यन को एक बड़े पत्थर के नीचे कुछ लाल दिखाई दिया। विक्रम, यहाँ देखो, ये रहा। वहां एक मैला लाल कपड़ा था। उसमें कुछ लिपटा हुआ था। आर्यन ने सावधानी से उसे उठाया। कपड़ा बहुत पुराना था। यही है आर्यन, यही वो चीज है जो वो ढूंढ रही है। चलो अब जल्दी से बाहर चलते हैं। तभी गुफा के अंदर से अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। ऐसा लगा जैसे तूफान आ गया हो। मशाल की लौ तेजी से हिलने लगी, बुझने लगी। दोनों को बहुत ठंडक महसूस हुई, इतनी ठंडी कि उनकी सांस दिखने लगी। फिर उन्हें गुफा के अंदर से सांस लेने की आवाज सुनाई दी। तेज तेज सांस, गुस्से में आवाज। पास आ रही थी, तेजी से पास आ रही थी। आर्यन, भागो, जल्दी भागो, वो यहाँ है। दोनों तेजी से दौड़े। हवा उनका पीछा कर रही थी। बहुत तेज हवा, ठंडी हवा। वे लड़खड़ाते हुए भागते रहे। आखिरकार वे गुफा से बाहर आ गए। नीचे भागे जहां दादा और राजू इंतजार कर रहे थे। आर्यन ने लाल कपड़ा दादाजी को दिया। बुढ़े दादा ने सावधानी से लाल कपड़ा खोला। अंदर एक पुराना ताबीज था, चांदी का ताबीज। उस पर कुछ लिखा हुआ था। ये वही है, ये उसका तावीज है। उसके लिए ये बहुत कीमती था। अब हमें ये उसे वापस देना होगा। लेकिन कैसे दादाजी? वो तो दिखती नहीं। हमें इसे वापस गुफा में रखना होगा, लेकिन इस बार गुफा के बाहर, ताकि वो आसानी से ले सकें। रात में रख देंगे, दूर से फिर भाग जाएंगे। लेकिन दादाजी,
रात में वो आती है, खतरनाक है। इसीलिए तो रात में रखेंगे ताकि वो ले सके। दिन में वो नहीं आती, रात में ही आती है। शाम हो गई, सूरज डूबने लगा। विक्रम और आर्यन फिर से तैयार हुए। इस बार वे सिर्फ ताबीज लेकर जाएंगे, गुफा के अंदर नहीं जाएंगे, बस बाहर रखेंगे। रात हुई, अंधेरा छा गया। विक्रम और आर्यन पहाड़ी पर गए। दोनों के पास लालटेन थी। वे धीरे धीरे गुफा के पास पहुंचे। गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर था। विक्रम ने वहां लाल कपड़े में लिपटा ताबीज रख दिया। सावधानी से रखा। हो गया, अब चलते हैं, लेकिन थोड़ी दूर से देखते हैं क्या होता है। दोनों थोड़ी दूर जाकर एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गए। वहां से गुफा दिख रही थी। वे चुपचाप इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद हवा चलने लगी। धीरे धीरे फिर वही आवाजें शुरू हुई, रोने की आवाज। लेकिन इस बार आवाज अलग थी, इतनी दर्द भरी नहीं थी। फिर वे सांस लेने की आवाज सुन सके। आवाज गुफा से आ रही थी। धीरे धीरे दोनों ने देखा कि हवा का एक झोंका ताबीज के पास गया। ताबीज हिलने लगा। धीरे धीरे फिर वो हवा में उठा, जैसे किसी ने उसे उठाया हो। ताबीज हवा में तैरता हुआ गुफा के अंदर चला गया, गायब हो गया। फिर एक लंबी गहरी सांस की आवाज आई, राहत की आवाज, जैसे किसी को बहुत समय बाद चैन मिला हो, शांति मिली हो। फिर सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल शांत। हवा बंद हो गई, आवाजें बंद हो गईं, सब कुछ शांत हो गया। आर्यन लगता है चली गई। उसे मिल गया जो वो चाहती थी। हाँ विक्रम, अब उसे शांति मिल गई होगी। चलो नीचे चलते हैं। दोनों नीचे आए। उस रात गांव में कोई आवाज नहीं आई। सब कुछ बिल्कुल शांत था। कोई खटखटाहट नहीं, कोई खरोच की आवाज नहीं, कोई ठंडी हवा नहीं। सब शांत था। बुढ़े दादा ने सबको बताया कि मंजरी की आत्मा को शांति मिल गई है। उसे अपना ताबीज मिल गया था। अब वो भटकेगी नहीं, अब वो शांति से चली गई। सर्दियों की गहरी रात थी। जंगल के बीच जलती हुई आग ही एकमात्र रोशनी थी। आग की लपटें कभी तेज उठती, कभी धीमी पड़ जाती, जैसे वे भी किसी अंधे की चीज की मौजूदगी महसूस कर रही हों। चारों ओर बर्फीली हवा चल रही थी। 3 दोस्त और एक बुजुर्ग दादाजी आग के चारों ओर बैठे हुए थे। दूर दूर तक सिर्फ जंगल था और डरावना सन्नाटा। आज की रात कुछ अलग लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल हमें देख रहा हो। हाँ, और इस ठंड में अगर दादाजी कोई डरावनी कहानी सुना दे तो मजा आ जाए। दादाजी, कोई सच्ची कहानी सुनाइए, ऐसी जो आपने खुद देखी हो। सर्दी की रात और आग के बीच सुनाई गई कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कभी कभी वे सच होती हैं, और सच हमेशा डरावना होता है। दादाजी, आप डराइए मत, बस कहानी शुरू कीजिए। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, कहानी के बीच अगर तुम्हें लगे कि हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है या आग बिना वजह कांपने लगी है, तो पीछे मुड़कर मत देखना। तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। हवा और ठंडी हो गई। ये बात कई साल पहले की है। ठीक ऐसी ही रात थी। इसी जंगल के पास एक छोटा सा कैंप लगा हुआ था। कुछ लोग सर्दियों की छुट्टियां मनाने आए थे। उन्हीं में एक लड़की भी थी। लड़की? अकेली? हाँ, उसका नाम था कोइनोबोरी। वो बहुत शांत रहती थी। ज्यादातर समय आग के पास बैठी रहती, लेकिन कभी भी आग की ओर हाथ नहीं बढ़ाती थी। लोग सोचते थे कि उसे ठंड कम लगती है। सर्दी में बिना आग सेके? अजीब है। अजीब तो वो शुरू से ही थी। रात में जब सब लोग सो जाते, तब भी वो आग के पास बैठी रहती। उसकी आंखें हमेशा आग के उस पार देखती रहती थीं,
जैसे वहां कोई और भी बैठा हो। आग के उस पार वहां तो कुछ नहीं होता होगा ना? सबको यही लगता है। थोड़ी देर के लिए दादाजी चुप हो गए और आग की लपटें तेज हो गईं। एक रात अचानक कैंप में चीख सुनाई दी। सब लोग बाहर भागे। बर्फ गिर रही थी, आग बुझ चुकी थी और कोइनोबोरी जमीन पर पड़ी थी। वो जिंदा थी क्या? हाँ, लेकिन उसका शरीर बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। कोई चोट नहीं थी, कोई खून नहीं, बस उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत डरावना देख लिया हो। क्या किसी ने पता लगाया कि वो ऐसा क्यों कर रही थी? कोई कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन उसके बाद से उस जंगल में अजीब बातें होने लगीं। कैसी बातें? जब भी सर्दियों में कोई इस जंगल में आग जलाता है तो एक लड़की दूर खड़ी दिखाई देती है। वो कुछ नहीं बोलती, बस आग को देखती रहती है। क्या वो कोइनोबोरी होती है? हाँ, और सबसे डरावनी बात यह है कि वो हमेशा आग के उस पार होती है। हवा अचानक और ठंडी हो गई। आग की लपटें कांपने लगीं। दादाजी, मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें सुन रहा है। वो हमेशा सुनती है और जो सबसे पहले उसकी ओर देख लेता है। दादाजी की आवाज अचानक रुक गई। और फिर क्या हुआ दादाजी? पहले ये बताओ बच्चों, क्या तुम तीनों को भी ऐसा लग रहा है कि आग के उस पार कोई बैठा हुआ है? तीनों दोस्तों की सांसें थम गईं। किसी की भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। जंगल का सन्नाटा और गहरा हो गया। आग की लपटें बिना हवा के हिलने लगीं और दादाजी की आवाज फिर से गूंज उठी। उस रात कोइनोबोरी की मौत के बाद सब लोग डर गए थे। कैंप तोड़ दिया गया, सब अपने अपने घर लौट गए। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई बच्चों। असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। कुछ महीनों बाद उसी जंगल में सर्दियों के मौसम में 3 लोग आए। वे शिकारी नहीं थे, घूमने आए थे। उन्हें नहीं पता था कि ये जगह किस लिए जानी जाती है। ये जगह अजीब है। पूरी रात भी नहीं हुई और ठंड ज्यादा लग रही है। ठंड तो चलेगी, लेकिन यहाँ सन्नाटा कुछ ज्यादा ही है, जैसे जंगल सांस रोक कर खड़ा हो। डरो मत, बस रात काटनी है। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। तीनों ने भी ठीक उसी जगह आग जलाई जहां कभी कोइनोबोरी बैठा करती थी। आग जलते ही जंगल ने जैसे करवट बदली हो और हवा ठंडी नहीं बल्कि बहुत ठंडी हो गई। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि आग के उस पार अंधेरा कुछ ज्यादा गहरा है? अंधेरा तो होता ही है, बेकार की बातें मत करो। रात गहरी होती गई, आग जलती रही और तभी मीरा ने कुछ देखा। वहां उस तरफ क्या कोई खड़ा है? कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। आग के उस पार वो खड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिना हिले, बिना पनक झपकाए। तुम लोग मेरी आग के पास क्यों बैठे हो? ये आवाज कहाँ से है? उस लड़की की आंखें वे इंसानों जैसी नहीं है। कोइनोबोरी ने एक कदम आगे बढ़ाया। आग की लपटें अचानक नीली पड़ गईं। गर्मी खत्म हो गई। ठंड ने आग को भी निगल लिया। मुझे सर्दी लग रही है। हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। लेकिन जंगल में जो एक बार रुक जाता है उसे जाने की इजाजत नहीं मिलती। मीरा, मेरे हाथ सुन पड़ रहे हैं। सुबह होने पर जंगल शांत था। आग बुझ चुकी थी और वहां तीनों में से सिर्फ एक का निशान मिला। यहाँ कोई आग जली थी, लेकिन लोग कहाँ गए? उस दिन के बाद से ये पक्का हो गया कि कोइनोबोरी अकेली नहीं है। जो भी उसकी आग के पास बैठता है
वो उसकी कहानी का हिस्सा बन जाता है। उस पल राज, विक्रम और मीरा को समझ आ गया था, वे अब जंगल में नहीं थे, जंगल उनके चारों ओर था। कोई नो बोरी सामने नहीं बढ़ी, वो करीब आई बिना एक भी कदम चले। ये हमारे पास कैसे आ गई? मैंने तो उसे चलते हुए देखा ही नहीं। राज के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि उसकी उंगलियों से गर्मी गायब होने लगी। आग के इतने पास होते हुए भी उसकी हथेलियां सुन्न पड़ रही थीं, जैसे खून जम रहा हो। आग रास्ता देती है जिन्हें उसे समझना नहीं आता। हम बस यहाँ से निकलना चाहते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं चाहिए। मीरा की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। शायद वो जान चुकी थी कि पीछे कुछ भी नहीं बचा था। मैं भी बस निकलना चाहती थी। आग की लपटें झुक गईं, जैसे किसी ने सिर झुका दिया। जमीन पर बर्फ नहीं थी, फिर भी नंगे पैरों के निशान बन रहे थे। वे निशान आग से निकलकर राज की ओर बढ़ने लगे। ये सब हमें डराने के लिए है, हमें मजबूत रहना होगा। विक्रम ने पीछे हटने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। जंगल अब रास्ता नहीं दे रहा था। मेरी परछाई जमीन पर नहीं है। तुम ठंड महसूस कर रही हो? हाँ, बहुत। बस यही कमजोरी थी। आग ने राज को छुआ नहीं, उसने उसे स्वीकार कर लिया। लपटें उसकी ओर झुकी और एक पल में वो रोशनी के भीतर समा गया। न चीख, न आवाज। जहां राज खड़ा था, वहां सिर्फ जमे हुए पैरों के निशान रह गए। वे निशान आग के भीतर जा रहे थे। तू उसे क्यों ले गई? मैंने नहीं लिया, उसने गर्मी मांगी थी। विक्रम, मुझे डर लग रहा है। ठंड विक्रम के पैरों से ऊपर चढ़ने लगी। उसकी सांसें भारी होने लगीं। अगर मैं कहूं तो भी आग मत जलाना। आग जल चुकी है। लपटें विक्रम के चारों ओर मुड़ गईं। वो गिरा नहीं, वो चिल्लाया नहीं, वो बस गायब हो गया। अब मैं ही बची हूँ। मीरा ने आखिरी बार आग की ओर देखा। अब उसे समझ आ गया था कि ये आग गर्मी के लिए नहीं जलाई जाती। तो अब मुझे भी ले जाओ। आग एक पल के लिए सिकुड़ी, लपटें नीचे झुकी और फिर सब कुछ शांत हो गया। ऐसा सन्नाटा जैसे जंगल ने आंखें बंद कर ली हों। सुबह जब लोग वहां पहुंचे, जंगल बिल्कुल सामान्य था। बुझी हुई आग, ठंडी जमीन और आसपास किसी तरह की कोई हलचल नहीं। ना संघर्ष के निशान, ना पैरों के निशान, ना डर की कोई आवाज। राज, विक्रम और मीरा तीनों कहीं नहीं मिले, जैसे वे उस रात कभी वहां आए ही ना हो। लेकिन जो लोग उस जगह रुके, उन्होंने एक बात जरूर महसूस की। उस छोटे से घेरे में जहां आग जली थी, ठंड हमेशा ज्यादा रहती थी। गर्मी का मौसम हो या धूप, वो जमीन कभी गर्म नहीं हुई। कुछ लोगों ने कहा कि रात में वहां खड़े होकर कान लगाओ तो आग के जलने की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जबकि वहां आग होती ही नहीं। और कुछ ने यह भी कहा कि अगर सर्द रात में वहां आग जलाई जाए तो लपटें ऊपर नहीं उठती, बल्कि झुक जाती हैं, जैसे किसी को रास्ता दे रही हों। इसलिए उस जंगल में अब कोई भी आग नहीं जलाता, क्योंकि सब जानते हैं आग अब सिर्फ आग नहीं रही, वो किसी की है। दादाजी चुप हो गए और आग के पास बैठे बच्चे बिना कुछ बोले उसी आग को देखते रहे, क्योंकि उन्हें लगा
लपटें उस पल भी थोड़ी सी झुकी हुई। चित्तौड़पुर ट्रेन स्टेशन, जो पिछले 70 सालों से बंद पड़ा है। कहा जाता है कि पिछले 70 सालों से हर अमावस्या की रात ठीक 12 बजे रेलवे स्टेशन की तरफ से शादी के नगाड़ों की आवाज आती है और फिर गांव की एक कुंवारी लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आज वो दिन फिर से लौट आया था। आज थी काली अमावस्या की रात। अरे मोहन, आज वो काली अमावस्या की रात फिर से आ गई है। हाँ कालू, वो भूतिया बारात आज फिर से हमारे गांव में आने वाली है। अब न जाने किसकी बेटी या फिर किसकी बहन आज इस गांव से हमेशा के लिए चली जाएगी। डरो मत, आज मैंने गांव के मंदिरों में पुजारियों को बैठा दिया है। देखता हूं कैसे वो भूतिया बारात आज गांव में घुसती है। पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। चारों तरफ डर का माहौल था, लेकिन आज मंदिरों में उस भूतिया बारात को गांव में घुसने से रोकने के लिए पूजा चल रही थी। देखते ही देखते शाम हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा। करीब 7 बजे थे। अरे काका, आज फिर से ठीक रात 12 बजे वो भूतिया बारात हमारे गांव में आएगी। लेकिन काका, कब तक ये बारात हमारे गांव की कुंवारी लड़कियों को ले जाती रहेगी? क्या कोई भी इसे रोक नहीं सकता? बेटा, कोशिशें तो बहुत हुई थीं उस भूतिया बारात को रोकने की। रामदीन काका अचानक रुक जाते हैं। काका, क्या हुआ था उस रात? उस रात जब गांव के 10-15 लोग उस भूतिया बारात को रोकने गए थे, उनमें मेरा भाई भी था। लेकिन उस रात के बाद मैंने अपने भाई और उन गांव वालों को आज तक कभी नहीं देखा। उस दिन के बाद गांव वालों में इतना डर बैठ गया कि किसी ने दोबारा उस बारात के सामने जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन काका, वो भूतिया बारात तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों को ले जाती है, तो फिर गांव वाले क्यों गायब हो गए? क्योंकि बेटा, उन्होंने उसके सामने जाने की हिम्मत की थी। और याद रखना, अगर अमावस्या की रात घर के बाहर रहे और अगर उन बारातियों की नजर तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। काका, क्या आपने कभी उस भूतिया बारात को देखा है? नहीं बेटा, आज तक हिम्मत ही नहीं हुई। अब बहुत हो गया। रात के 11 बज चुके हैं। सब अपने अपने घर जाओ। रामदीन काका की बातों के बाद जीतू और जयराज की जिज्ञासा और बढ़ गई। जयराज, आज हमें उस भूतिया बारात को अपनी आंखों से देखना चाहिए। तू पागल हो गया है क्या? अगर उसने हमें देख लिया तो? हम उसके सामने नहीं जाएंगे, बस छुप कर देखेंगे। थोड़ी देर बाद जयराज भी मान जाता है। दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। राजू की बहन प्रिया कई सालों बाद शहर से गांव आई थी। भैया, आप लोग अब भी इन भूतों की बातों पर विश्वास करते हो? प्रिया, ये शहर नहीं है, ये गांव है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि अमावस्या की रात गांव मत आना। आज की रात बहुत खतरनाक है प्रिया। गांव में अचानक सन्नाटा छा गया। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। हवा रुक गई और तभी रेलवे स्टेशन की तरफ से शादी के नगाड़ों की आवाज आने लगी। हे भगवान, वो आ गई, वो भूतिया बारात आ गई। सफेद धुएं से एक भयानक भूतिया बारात गांव की ओर बढ़ने लगी। जले हुए चेहरे, खून से भरी आंखें, डरावनी हंसी। जीतू, हम मर गए। वो सच में आ गई है। बारात आकर राजू के घर के सामने रुकती है। भूतिया दूल्हा
दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। तुम्हारी बहन आज मेरे साथ जाएगी। नहीं, मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। भूतिया दूल्हा राजू और उसकी पत्नी को मार देता है। प्रिया रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो नहीं मानता। वो प्रिया को पकड़कर रेलवे स्टेशन की ओर ले जाता है। चारों तरफ धुआं फैल जाता है। अचानक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। एक काली भूतिया ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है। ट्रेन में सैकड़ों आत्माएं बैठी होती हैं जो प्रिया को घूर रही होती हैं। भूतिया दूल्हा प्रिया को ट्रेन में बैठाता है और ट्रेन तेजी से चल पड़ती है। कुछ ही पलों में वो ट्रेन धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है और उस दिन के बाद प्रिया को किसी ने दोबारा नहीं देखा। चित्तौड़पुर स्टेशन आज भी उस भूतिया बारात का इंतजार कर रहा है।